आज एमए उत्तरार्ध की द्वितीय प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम साकेत जो हमारे पाठ्यक्रम में है पुस्तक, उसके कवि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के विषय में पढ़ेंगे। साकेत का नामक महाकाव्य जो है उसका नवम सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में है, उसी को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त व्यक्तित्व कृतित्व मैं आपको बताऊंगी, इससे पता चले हमको कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने किस चारधारा के कवि थे और उन्होंने कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। राष्ट्रकवि के विश्लेषण से सम्मानित गुप्त जी का जन्म चिरगांव जिला झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। गुप्त जी द्विवेदी युग के सबसे अधिक लोकप्रिय तथा प्रतिनिधि कवि हैं तथा खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का काम सबसे अधिक गुप्त जी ने किया है। गुप्त इनके पिता सेठ रामचरण जी को कविता से बड़ा प्रेम था और काव्य अध्ययन से के अतिरिक्त वे स्वयं भी थोड़ी बहुत काव्य रचना कर लिया करते थे। गुप्त जी की अधिकांश शिक्षा इनके घर पर ही हुई। हिंदी, संस्कृत और बंगला साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी, गुजराती और मराठी भाषाओं का भी इन्हें पर्याप्त ज्ञान था। गुप्त जी को काव्य की प्रेरणा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्राप्त हुई। जिसे पूर्व मैंने बताया ना, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे, तो द्विवेदी जी से इनको काव्य की प्रेरणा प्राप्त हुई है। उनकी इन पर अपार कृपा थी और यह उसी गुरु कृपा का परिणाम है कि गुप्त जी ने अनेक बहुमूल्य कृति रत्नों से हिंदी संसार साहित्य के भंडार को गौरवान्वित किया। द्विवेदी जी की कृपा को इन्होंने इस प्रकार कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार किया है। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। अर्थात यदि गोस्वामी तुलसीदास पर हनुमान जी की कृपा ना होती तो वे निश्चय ही रामचरितमानस की रचना नहीं कर पाते। इसी प्रकार यदि मुझ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का आशीर्वाद ना मिलता, मुझ पर नहीं होता, तो मैं भी काव्य के माध्यम से अपनी हार्दिक अनुभूतियों को व्यक्त नहीं कर पाता। ऐसी थी गुप्त जी की सोच, ऐसा था उनका कहना द्विवेदी जी के विषय में। गुप्त जी धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे। इनकी जो प्रवृत्ति थी, ये हिमालय की भांति उत्तुंग, गंगा की भांति उदार और ध्रुव की भांति अटल थी। तभी तो
आज के भौतिक वैज्ञानिक युग में भी यह अपनी धार्मिक भावनाओं को, आस्थाओं को और निष्ठाओं को पूर्णतया संजोए रहे। राम इनके आराध्य थे, जिनकी शक्ति का वर्णन उन्होंने इस प्रकार से किया। राम तुम्हारा व्रत स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभव है। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि और आख्याता माने जाते हैं। इनके जीवन काल में हिंदी साहित्य में कितनी ही नई करवटें, कितने ही साहित्यिक वाद आए और चले गए, कितनी ही काव्य रीतियां अभिभूत हुई और विलीन हुई, पर वे अपने ही चुने हुए एक ही पथ पर अचल रहे। उससे तनिक भी टस से मस ना हुए। यह इनके महान व्यक्तित्व की दृढ़ता का परिणाम था और उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदी साहित्य के सभी कवियों की अपेक्षा गुप्त जी के मन में भी नारी के प्रति आदर का भाव सर्वाधिक था। यही कारण है कि इन्होंने उपेक्षिता नारियों को अपने काव्य में स्थान देकर उन्हें यथोचित आदर एवं पद दिया है। जैसे कौन? उर्मिला, यशोधरा, विष्णु प्रिया आदि के नारियों के में प्रमुख हैं। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हिंदी साहित्य का यह गौरवपूर्ण नक्षत्र सदा के लिए अस्त हो गया था। अर्थात गुप्त जी की मृत्यु कब हुई थी? 1964 में, 1964 में गुप्त जी की मृत्यु हो गई थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनका जो साहित्यिक परिचय है, इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए। गुप्त जी ने चूंकि बहुत सारी रचनाएं लिखी, तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इस प्रकार से हम इनकी रचनाओं को समझ सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय एवं जातीय रचनाएं, जिनमें राष्ट्रीय भावना और जातीय रचनाएं थी, उनमें कौन कौन सी प्रमुख है? भारत भारती, स्वदेश गीत, वैतालिक, किसान, हिंदू, पत्रावली, राजा प्रजा, है ना। भावात्मक गीति रचनाओं में झंकार, मंगल घट। ऐतिहासिक रचनाएं, इसमें जो है इस वर्ग के अंतर्गत आने वाली रचनाओं को काल की दृष्टि से इस प्रकार से विभाजित किया गया है। वैदिक काल में कौन कौन सी थी? नहुष, शकुंतला, तिलोत्तमा, चंद्रहार। रामायण काल में पंचवटी और साकेत। साकेत महाकाव्य जो आप पढ़ेंगे, जो जिसका अपने पाठ्यक्रम में वर्णन है नवा सर्ग, वो रामायण काल का लिखा हुआ है। महाभारत काल में जयद्रथवध, तृप्यमा, वक्र संसार, वन वैभव, द्वापर आदि। बौद्ध काल में यशोधरा, कुणाल, अनय आदि। और मध्यकाल में सिद्धराज, विष्णुप्रिया। और इस्लाम का उदय, कावा का करबला, गुरुकुल, रंग में वंग आदि। इन सभी रचनाओं में, ये सब जो इनका मैंने साहित्यिक परिचय आपको दिया है, तो इन सभी रचनाओं में से तो सभी रचनाएं अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। और जैसे भारत भारतीय राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत बहुत सुंदर रचनाएं इनकी, है ना। और यशोधरा
भी बहुत अच्छी रचना, उनकी सुंदर रचना है। लेकिन इन सभी रचनाओं में साकेत जो है वो कवि की प्रमुख रचना है। इसमें राम कथा वर्णित है। जिस प्रकार से कि काव्यों में नाटक को और नाटकों में शकुंतला नाटक को और शकुंतला नाटक में भी इसके चतुर्थ अंक को सर्वाधिक रम्य माना जाता है। इसी प्रकार हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के आधुनिक महाकाव्यों में साकेत को और साकेत में भी इसके नवम सर्ग को उत्कृष्ट माना जा सकता है। तो हम आज मैंने संक्षिप्त सा परिचय आपको गुप्त जी का दिया है और साकेत महाकाव्य के नवे सर्ग के विषय में आपको बताया है कि कितना महत्वपूर्ण है। अब हम आगे आने वाले व्याख्यानों में इसी साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग के विषय में पढ़ेंगे विस्तार के साथ। आज का व्याख्यान बच्चों यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।